वाजपेयी जी के बारे में आपको थोड़ा सा इसका सार संग्रह बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा फिर आपको कभी छूटेगा नहीं। चला यहीं पे बता देते हैं, कुछ नहीं, एक पेज ले लेता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि थे, एक राजनेता थे, भारतीय राजनीति में आजाद शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है। अटल बिहारी जी टोटल कितना बार कहिएगा, 9 बार लोकसभा जीते थे, और 9 बार लोकसभा और 2 बार जो है राज्यसभा जीते थे, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये टोटल कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो 11 बार ये क्या बना है, सांसद बने हैं, ठीक है। ये है इसका रिकॉर्ड, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ग्वालियर में जन्मे, कब जन्मे, 25 दिसंबर 1924 को जन्मे थे, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी जान लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में ये अपना शामिल भी हुए थे। फिर फाइनली पहली बार ये इलेक्शन कब लड़े थे, क्या कहिएगा, 1951 में जनसंघ से जुड़ा, जो जनसंघ के बारे में बोले थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इसका अच्छा रिश्ता था। जब जम्मू कश्मीर को लेके विवाद, मतलब हम ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भी बात करते थे तो साथ में आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी आते थे। तो 1957 में पहली बार इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और पहली बार तो इलेक्शन बिहार के इंडिया में 1952 में हुआ था, दूसरा लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1957 में, तो आपका यूपी से जीते थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पहली बार 1957 में जीते। उसके बाद ये लोग जनसंघ से जुड़े, फिर चले फिर 1977 में आपको पता है गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बना था, क्योंकि 1975 में आपका क्या लग गया था, इमरजेंसी लग गया था। क्यों लगा था, इंदिरा गांधी 75 में इमरजेंसी लगा दिया था, उसका जो चुनाव का लेकर के बाद विवाद हो गया था, राजनारायण केस वाला। तो 1975 से लेकर 1977 तक क्या रहा, क्या कहिएगा, इमरजेंसी लगा हुआ था। इमरजेंसी मतलब समझते हैं ना, आपातकाल लगा हुआ था, ठीक है। 77 तक रहा। फिर ये 77 के बाद क्या होता है कि जितने भी आपका विरोधी पार्टी था, सारा विरोधी पार्टी एक जगह हो गए, और एक पार्टी का गठन किया गया, जिसको हम लोग जनता पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता पार्टी। और ये जनसंघ, जिस जनसंघ की बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में बनाया था। वो लोग सारे पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, जितना भी छोटी मोटी पार्टी थी, सारे पार्टी एक जगह हो गया, और एक जगह मिलकर के ये क्या बनाया गया, एक पार्टी बनाया गया, जिसको जनता पार्टी कहते हैं। समझ गए, ये जनता पार्टी तक का बात समझ गए। तो 1977 में हुआ इलेक्शन, 1975 से लेकर 77 तक तो आपका इमरजेंसी था, सारे नेता को जेल में डाल दिया गया, बहुत विरोध हुआ, और 1977 में इलेक्शन हुआ। इस 77 में जनता पार्टी क्या गई, जीत गई। यहाँ पे क्या कर लिया, जीत लिया। जब जीत लिया तो उस सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन कहिएगा, मोरारजी देसाई बना। और उसके सरकार में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 चीज बोला गया कि आप रक्षा मंत्री बनिए या विदेश मंत्री बनिए, जो मंत्री बनना चाहते बनिए। तो ये 1977 में विदेश मंत्री बने थे। क्या कहिएगा, 1977 में विदेश मंत्री बने थे। और पहली बार यूएनओ में गए थे। क्या कहिएगा, पहली बार यूएनओ में जाकर के हिंदी भाषा में, ये बहुत चर्चा में रहता है, इसी वजह से इसका कंसेप्ट आपको देने का प्रयास किए। 1977 का इलेक्शन हुआ, और सारे पार्टी मिलकर के लड़े थे, जो जनता पार्टी कहते हैं। और यहाँ पे लोग सरकार चला नहीं पाया, फाइनली अभी बताता है। 1977 में गए थे यूएनओ, और यूएनओ जाके में पहला कोई ऐसा नेता था जो हिंदी में भाषण देने वाला। यूएनओ में लोग ताली के गड़गड़ाहट से हिला दिया था, ठीक है। तो 1977 में गए थे, ये बात याद रखिएगा। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। तो 1977 में कहा विदेश मंत्रालय था। पहली बार जनता पार्टी, गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई था, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद सबसे मतलब अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे मोरारजी देसाई जो है, यहाँ पे ये लोग का जो गठबंधन आप देखिए ना, अभी ये इंडिया अलायंस बना है, देखते हैं हर दिन कुछ ना कुछ वाद विवाद चलता रहता है, सुनते रहता है कि आज वो भाग रहा है, कल वो भाग रहा है। तो उस समय भी वही था, जहां पे भी अलायंस वाला बात होता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो जनता पार्टी का क्या हो गया, यहाँ पे कुछ मनमुटाव हो गया इन लोग के बीच में, थोड़ा सा यही सब लेकर के कि कुछ जनसंघ वाला बात लेकर के, ये सारा चीज कि वो उधर नहीं जा सकता है, वो उसका सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि अब हमेशा से जो है संघ और इसको लेकर के यहाँ पे लोग का विवाद चलता था कि जो भी यहाँ का सदस्य है वो संघ का सदस्य नहीं हो सकता, ये सारा चीज बात था। तो यहाँ पे मनमुटाव हो गया, और ये यहाँ पे लोग का जो भी था, अब होता है ना कि सपोर्ट, ठीक है। तो मोरारजी देसाई से सपोर्ट खींचने लगा कुछ पार्टियों के द्वारा, और ये सरकार चला नहीं पाई। मोरारजी देसाई 1979 में क्या कर दिया, भैया इसका सरकार गिर गया। अब गिरने ही वाला था तो पहले इस्तीफा दे दिया कि भैया गिर जाएगा, उससे पहले है कि हम भैया इस्तीफा दे दें। 1979 में इस्तीफा दे दिया। फिर 1979 में ही आपका बना कौन, तो ये अब कल बना चौधरी चरण सिंह आपका प्रधानमंत्री बना, समझ गए। उसके बाद यहां से निकल गए कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी 79 में ही निकल गए, क्योंकि आपको अभी बोले हैं जनता पार्टी में संघ को लेकर के विवाद छिड़ गया था। तो यहां से निकल गए, और निकल करके 1980 में आपका पार्टी बनाते हैं बीजेपी, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1980 में बीजेपी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, क्या कहिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। क्यों किया गया था, ये सारा कहानी आपको बता दी है कि जनता पार्टी पहले जनसंघ आके मिला, 1977 में एक साथ लड़ा, सरकार भी बनाया, मगर इन लोग के बीच में विवाद हो गया। फिर यहाँ से निकल गए, और 1980 में क्या किए भैया, ये पार्टी बना। और 1980 में जब पार्टी बना, 1980 का इलेक्शन हुआ, ठीक है।
1980 का इलेक्शन, तो उस टाइम कुछ किया नहीं, उस टाइम फिर इंदिरा गांधी 1980 में आपका प्रधानमंत्री बन गई। फिर 1984 में आई है, 1984 में क्या होता है ना, फिर इलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी का हत्या हो गया था, तो इलेक्शन होना जरूरी था। इलेक्शन जब हुआ ना, तो उस इलेक्शन में ये जनता पार्टी के द्वारा मात्र 2 सीट लाया गया था। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आएगा कि कैसे संघर्ष करके आदमी कहाँ पे क्या कर सकता है। तो संघर्ष बहुत बड़ा चीज है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम लोग सीख ले सकते हैं। 2 सीट लाया था 1984 के इलेक्शन में, 2 सीट लाया था, ठीक है। पूरे अभी कितना देख रहे हैं ना, 550 सीट में से 543 में आपका चुनाव होता है, 2 सीट ले गया था भारतीय जनता पार्टी। 1984 का स्थिति बता रहे हैं। फिर 1984 के बाद फिर 1989 में इलेक्शन हुआ, और 1989 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो उस टाइम किसी को भी बहुमत नहीं मिला ही नहीं, गड़बड़ हो गया। तो किसी तरह से 2-3 उसमें बीजेपी भी गई, मिल करके सबको मिल करके 1989 में आपका सरकार बनाता है, और उस टाइम आपका प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो आपका क्या था उसका नाम भाई, अरे हम लोग का वो प्रधानमंत्री 1989 में क्या थे उसका नाम भाई, अरे आपका जो मंडल कमीशन को लागू करवाया था, मंडल कमीशन को नहीं लागू करवाया था कि, अच्छा जैसे नाम याद आता बताते हैं, तो वो प्रधानमंत्री बने, वो भी नहीं चल पाया। फिर वहां से भी समर्थन, बाबरी मस्जिद को लेकर उस टाइम हल्ला गुल्ला हो गया, वहां पे भी समर्थन घिचाघिची हो गया। फिर उसके बाद ये प्रधानमंत्री का नाम तो याद नहीं आ रहा, जैसे याद आता बताता है। फिर उसके बाद जो है 1990 में चंद्रशेखर बैठे, ठीक है, यूपी के ही थे चंद्रशेखर, फिर ये बैठे, ठीक है, ये भी नहीं चला पाए। और फाइनली फिर 1991 में फिर आपका इलेक्शन होता है, और 1991 के जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है। फिर आपका ये प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, ये आपके थे कौन, प्रधानमंत्री साहब का नाम सबका भूल जा रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो हाँ, इसका भी नाम तो भुला रहे, एक तो भुलाइएगा ना, सब भुला दीजिएगा, ठीक है। तो 1991 में ये प्रधानमंत्री, फिर 1996 में आपका इलेक्शन हुआ। तो 1996 का जो इलेक्शन हुआ ना, इस इलेक्शन में आपका अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छा खासा सीट लेके आया, और अच्छा खासा सीट लेकर के, जिसको कोई भी लोकसभा का इलेक्शन में अगर आपका इलेक्शन होता है और सबसे अधिक किसी पार्टी को सीट मिलता है, तो सबसे पहले वो बहुमत पार करे या नहीं करे ये फर्क नहीं पड़ता, जिसको सबसे अधिक सीट आएगा उसी को बुलाया जाता है। तो 1996 में अटल बिहारी को बुलाया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि आइए सरकार बनाइए। सरकार बनाने के लिए गए भी, मगर ज्यादा दिन नहीं, बेचारे कितना दिन यहाँ पे रहे, तो क्या कहिएगा, मात्र 13 दिन ही रह पाए, ठीक है। 13 दिन तक इसकी सरकार चली, फिर इसकी सरकार गिर गई। 1996 की स्थिति बताते हैं। फिर इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा बैठे, नोट करिएगा, एच.डी. देवगौड़ा, ये याद रखिएगा, एच.डी. देवगौड़ा भी ज्यादा दिन चल नहीं पाए, ठीक है। फिर उसके बाद कौन बैठे, इंद्र कुमार यानी आई.के. गुजराल बैठे, ठीक है। ये 2 आदमी का याद रखिएगा नाम, ठीक है। 1996 में इलेक्शन हुआ, 96 में सबसे अधिक आया तो बीजेपी को सीट, मगर वो सरकार बनाने गए, ज्यादा दिन तक चला नहीं, यानी पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, और फिर गड़बड़ हो गया। फिर एच.डी. देवगौड़ा बैठा, एच.डी. देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल बैठे, फिर यहाँ पे लोग का नहीं चला, फिर 98 में आपका इलेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि 96 में चला ही नहीं पा रहा था सरकार, तो क्या करेगा, बस खिंचाखिंची, सीट ही नहीं आ रही थी किसी को पूर्ण बहुमत है। फिर 1998 में इलेक्शन हुआ, ठीक है। और 1998 का जो इलेक्शन हुआ ना, 1998 में यहाँ पे बीजेपी को अच्छा खासा सीट मिला, और इसको जो है फिर से सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। और उसी टाइम जो है आपका जो एनडीए देखते हैं ना, एनडीए हम लोग देखते हैं ना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यही 1998 में आपका एनडीए बना, ठीक है। और इसी एनडीए के नेतृत्व में जो है आपका इलेक्शन हुआ, और होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा ये आपका किसको, अटल बिहारी वाजपेयी को सीट आया। फिर इसको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया, फिर ये प्रधानमंत्री बने, फिर ये क्या किया, प्रधानमंत्री बने, एकदम समझते चलिएगा, प्रधानमंत्री बन गए 1998 में। मगर यहाँ पे जो एनडीए बना था, इस एनडीए में जो जयललिता है ना, कहाँ की, तमिलनाडु वाली, ठीक है। तो उन लोग का जो उसका स्टेट में वहां पे करुणानिधि का सरकार था, बोला कि तुम अटल बिहारी को कुछ बोला कि हम आपके साथ हैं, आप जो है आपका केंद्र का पावर का यूज करके कुछ उसके साथ कीजिए, उसका कुछ अपना राजनीतिक हित था। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सैद्धांतिक आदमी थे, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, याद आ गया, 1991 में का जो इलेक्शन हुआ था, आपका पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बना था, जो अभी बोले थे ना कि याद नहीं आ रहा है। तो 1991 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस जीता, और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे जो है ना, ये 1991 के समय में इतना जबरदस्त आदमी था कि इसको पीवी नरसिम्हा राव विदेश भेजे थे, जेनेवा भेजे थे, ठीक है। विपक्षी दल होने के बावजूद भी, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ठीक है। तो 1998 में जयललिता के मतलब अपना पार्टी सपोर्ट खींच लेने की वजह से फिर से आपका सरकार गिर गया। तो ये आपका दूसरी बार हो गया, हुआ कि नहीं। 96 में पहली बार बैठे, ठीक है, फिर 98 में बैठे तो घिंच लिया, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, फिर मध्यावधि चुनाव हुआ। फिर चुनाव कब हुआ, 1999 में हुआ, ठीक है। तो इस 1999 में आपको एनडीए को फुल सपोर्ट मिला और पूरा सीट आया, और ये पहली बार कोई आपका गैर कांग्रेसी नेता था जो पूर्णकालिक अपना जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का वो निभाया 1999 से लेकर 2004 तक, ठीक है। और फिर 2005 में क्या कर दिए, ये छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए भैया, मतलब
संन्यास लिए राजनीति से कि आप भैया मेरे से राजनीति नहीं होगा, अब हम नहीं करेंगे, छोड़ दिए। और फिर 2015 में इसको अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कर दिया गया भैया, भारत रत्न दिया गया। साथ में मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था, याद रखिएगा, भारत रत्न, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, भारत रत्न जो है कब दिया गया था, 2015 में, और साथ में मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था, ठीक है। उस टाइम हम नहीं बताए थे, 2015 में, ठीक है। फिर 2018 में इसका मृत्यु हो जाता है, याद रखिएगा 2018 में मृत्यु हो जाता है। तो ये आपके लिए इतना सारा देखिए, आप कितना बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया, कोई भी रटने वाली कोई भी बात नहीं कि कैसे कैसे कहानी हुआ। अगर आपको याद करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, अगर याद नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर रटते रहिए। एकदम शुरू से समझिए कि 1977 में कैसे जनसंघ बना, जनसंघ बनने के बाद फिर 75 में इमरजेंसी लगा, सारे लोग मिलकर के जनता पार्टी बना, जनता पार्टी में फिर मतभेद हो गया, 1980 में बीजेपी बना, फिर बीजेपी सरकार 1984 में इलेक्शन लड़ी, मात्र 2 सीट लाया, फिर 1989 में अच्छा खासा सीट लाया बीजेपी के सारे के सपोर्ट से। आपका 89 में जो है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अभी याद आ गया, उस टाइम याद नहीं आ रहा था, वीपी सिंह याद रखिएगा, ठीक है, वीपी सिंह 89 में वीपी सिंह की सरकार बनाया सबको मिलकर। फिर यहाँ पे बाबरी मस्जिद को पंगा लेकर के वहां पे फिर वीपी सिंह का सरकार गिर गया, फिर चंद्रशेखर बैठा, फिर चंद्रशेखर भी नहीं चल पाया। 91 में फिर से इलेक्शन हुआ, फिर उस इलेक्शन में कौन जीता भैया, कांग्रेस जीती, और आपका पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। फिर 1996 में फिर इलेक्शन हुआ, उस 96 में अच्छा खासा सीट लेके आया बीजेपी, उसको बुलाया सरकार के लिए, बट 13 दिन की पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन सरकार चला। फिर आपका 98 में इलेक्शन होता है, 98 में फिर अच्छा खासा सीट लेके आता है, फिर से 6 महीना के लिए, मतलब 13 महीना के लिए फिर से प्रधानमंत्री बनता है, जयललिता अपना सपोर्ट खींचने की वजह से तमिलनाडु वाली, फिर उसका सरकार गिर जाता है, फिर 1999 में इलेक्शन होता है, फिर अच्छा खासा सीट लेके आता है, और अपना पूर्णकालिक गैर कांग्रेसी सरकार जो थे, जो अपना पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के कार्यकाल को पूरा किए, ठीक है। तो ये आपका पूरा अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित चीज है। अगर यहाँ से आपका जितना भी सारा जो भी क्वेश्चन यहाँ से खींचना है खींच लीजिए, बना लीजिए। आपका पूरा प्रधानमंत्री भी क्लियर कर दिए है, अटल बिहारी का पूरा कहानी खत्म कर दी। 11 बार संसद थे, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। पहली बार यूपी से जीते थे, उसके बाद लखनऊ से जीते, अपना ग्वालियर से जीते, यूपी से कई बार जीते हैं, दिल्ली से भी जीते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये हस्ती थे, ठीक है। और इसके जो समाधि स्थल है उसको सदैव अटल कहा जाता है। 2014 से हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर 2023 में 99वीं जयंती मनाई गई, और जयंती में सम्मानित करने के लिए 2014 से प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल मैं सारा चीज आपको बता दिया हूं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा है। चले आगे चले, यहाँ पे आइए। संसद से क्या बोलता है, संसद से पारित भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस द्वितीय विधेयक 2023 किसे पुराने कानून का स्थान लेगा। तो क्या बोलता है कि संसद से जो आपका पारित हुआ है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस द्वितीय विधेयक, ये कौन सा जो आपका कानून है, उस कानून का कौन सा कानून का स्थान लेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये पहले ये बात जानिए कि ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस द्वितीय विधेयक क्या है, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा लेगा नहीं लेगा। तो भारत सरकार के द्वारा जो है ना, आपका मानसून सत्र से ही काम चल रहा है इसपे मतलब किस पे, ये जो कानून बना है इस पे काम चल रहा है कि भैया इसमें जो भी सुधार उधार है, जो पहले पुराने जमाने का मतलब ब्रिटिश कालीन जो भी कानून है उसको क्या कर दिया है, पूरा स्थापित किया जाए। अभी देखिए आपको क्या क्या टेलीकॉम बिल बता दिए, डाकघर विधेयक बता दिए, देखिए आज ये भी बता रहे। तो हम एक एक दिन करके आपको जितना भी बिल पास हुआ है सारे बिल के बारे में हम डिटेल बता देंगे। तो ब्रिटिश कालीन जो भी कानून है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जो उस समय का जो तत्कालिक कंडीशन था उसी कंडीशन के हिसाब से उस समय कानून नियम बनाया गया था। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी कानून देख रहे हैं उसका तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया होगा। और कोई भी सरकार जब अपने समय में कोई भी कानून बनाता है तो वो अपने हित को देख के बनाता है कि मेरा इसमें हित क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं है, वो कोई भी सरकार हो, आप देख लीजिए उठा करके, उसका अपना हित हो, वो जो एजेंडा को फॉलो करेगा उस एजेंडा कहीं ना कहीं उसके कानून में आपको थोड़ा मोड़ा दिख ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज को देखते हुए कानून बनाना प्रारंभ हुआ, और आपका शीतकालीन सत्र में ये आया आपका विधेयक, और ये विधेयक में कुछ त्रुटि देखा गया। इस त्रुटि की वजह से फिर से इस विधेयक को एक समिति के पास भेज दिया गया कि भैया जो भी त्रुटि है उसको क्या कीजिए, आप दूर कीजिए, और इसमें संशोधन करके फिर से। तो इसमें संशोधन होने के लिए जो समिति के पास गया, फिर से आपका लोकसभा में इस बार आया, यानी 18 दिसंबर को और 21 दिसंबर को। तो इसी वजह से पहला ना होकर के यह द्वितीय विधेयक हो गया है। मेरे बात में समझ गए कि ये द्वितीय क्यों लगा गया है। पहली बार मानसून सत्र में आया था, फिर अभी आपका शीतकालीन सत्र में लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह से पारित हो गया। अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर बाकी है। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये किसका स्थान लेगा, तो ये लेगा आपका आईपीसी, ठीक है, इंडियन पैनल कोड का स्थान लेगा। इंडियन पिनल कोड के बारे में खूब सुनते हैं, क्योंकि जो भी चोरी हो, छिनतई हो, डकैती हो, जो भी चीज होता है, ठीक है, जितने भी भारत में आपका जो आपको दिया जाता है सजा,
सारा आईपीसी के तहत होता है, सीआरपीसी के तहत होता है, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत होता है, ये सारी चीज के तहत होता है। तो ये जो आईपीसी है, अब आईपीसी का नाम चेंज होकर के क्या हो जाएगा, न्याय संहिता बीएनएस हो जाएगा। क्या मतलब समझ जाइए, हो ही गया है। अब सिर्फ राष्ट्रपति का सिग्नेचर लगेगा, धीरे 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 इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि इतना बड़ा आईपीसी है। तो चलिए इस आईपीसी का थोड़ा इतिहास आपको बताते हैं। ये जरूरी है कि ये आईपीसी का जरूरत क्या पड़ गया था कि बनाया गया था, उस टाइम तत्कालिक स्थिति क्या था, तो ये आईपीसी जानिए। इंडियन पेनल कोड, ये आईपीसी क्या है। तो आईपीसी देखिए, आईपीसी को जान लीजिए, ये आईपीसी क्या बताता है। आईपीसी क्या है ना, देखिए हम लोग ब्रिटिश का कॉलोनी रहे 1757 से लेके प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध 1764 में पूरी तरह से आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और आने के बाद जो है हम लोग तब से लेके गुलाम रहे। ठीक है, इसमें एक बार आपको दिखेगा कि मतलब आपका कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बार प्रभुत्व दिखेगा आपको कब, 1757 से लेके 1800 मतलब 1833 तक आपको इतना टाइम, इतना समय तक इसका दिखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का दिखेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना व्यापार कर रहा है, शासन कानून जो भी चला रहा है, जो भी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर 1833 से लेके आपको दिखेगा कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया सत्ता। अब जो भी चीज रेगुलेट हो रहा है किसके हिसाब से हो रहा है, ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पे दिखेगा मेरे हिसाब से। तो 1833 में लिखिएगा यहाँ पे, 1833 से लेके कब तक कहिएगा, 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता रहा, मिला जुला के मोटा मोटी। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो यार यही आइए, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध में क्या हुआ भैया, सिराजुद्दौला हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव झंडा गाड़ दिया। स्वर्ग से जन्मा मतलब उसको सैनिक कहा जाता था। ठीक है, झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ने के बाद 1833 तक इसको पूरा सब कुछ था। ठीक है, 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था ना, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो हुआ क्या, 1833 में एक एक्ट आता है, क्या कहिएगा, 1833 में आपका जो है क्या कहिएगा, एक आपका एक्ट आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, इसको चार्टर अधिनियम क्या कहिएगा, चार्टर अधिनियम 1900 हम क्या लिखते हैं पता ही नहीं चलता। 1833 क्या कहिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 आया। और इस चार्टर अधिनियम में जो है आपका, इस चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया, इस चार्टर अधिनियम में 2-3 चीज कहा गया, इसको बिल्कुल भी सुनिएगा। सबसे पहले क्या बोला गया, अभी जो आपको बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ना एक अधिकार था ना, चाय और चीनी को छोड़ के, मतलब चीन और चाय को छोड़ करके, उसको छोड़ करके उसका एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार पहले था, जब आया था, वो अधिकार नहीं रहा कि वो सिर्फ अकेले ऐसी कंपनी होगी जो इस क्षेत्र में, हिंद महासागर वाला क्षेत्र में अपना क्या करेगा, व्यापार करेगा। ये चीज बिल्कुल भी खत्म कर दिए। अब ये क्यों हुआ था, ये भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। आपको पता औद्योगिक क्रांति हुआ था कहाँ पे, इंग्लैंड में, यूरोप में, और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारा चीज वहां पे, औद्योगिक क्रांति से पहले जो भी है, कपड़ा हो या कुछ हो, क्या हाथ से होता था, और हाथ का वाला काम जो भी हो, तो वो क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं ना, वो कम होगा। और जैसे मशीनीकरण हुआ, जैसे औद्योगिकरण हुआ, तो यूरोप में ना बहुत बड़ा उसको मार्केट चाहिए। जब मार्केट चाहिए तो वहां के व्यापारी लोग को भी तो आने का क्या देना चाहिए, आपको जगह देना चाहिए। अब पूरा उससे 1833 से पहले पूरा अधिकार किसका था, क्या कहिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो वहां पे वो लोग का एक अलग ही माहौल बन रहा था। बोला कि नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहानी खत्म करो, इसका एक अधिकार को खत्म करो, अब भैया सारे लोग आएंगे। और इस अधिनियम के तहत आपको देखने को मिलेगा एक चीज कि भारत में जो है ना, जो भी आपका जो अंग्रेज लोग थे, विदेशी लोग थे, वो आराम से यहाँ पे रह सकते थे, कोई रोक टोक नहीं था। तो 1833 का अधिनियम में सबसे पहली बात ये जानिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार खत्म कर दिया गया। दूसरी बात क्या है कि भारत सरकार को पहली बार परिभाषित किया कि ब्रिटिश यानी ईआईसी के अंदर जो भी भारत का जो है आपका जो भी क्षेत्र का विभाग था, उस क्षेत्र के लिए, प्रशासन के लिए एक सरकार का स्थापना किया जिसको भारत सरकार कहा जाता है। ये बात रखिएगा। तो भारत सरकार, पहली बात, भारत सरकार आपको 1833 के इलेक्शन में दिखा जाता है। उस 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि ईआईसी उस टाइम ना 3 प्रेसिडेंसी में बांटा हुआ था, एक बंगाल था, एक वो मद्रास था और एक मुंबई था। तो बंगाल वाला बोला कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या कहिएगा, भारत का गवर्नर जनरल। और इस भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। तो बिल्कुल भी बेंटिक को याद रखिएगा, कौन बने, बेंटिक बने। बेंटिक को बिल्कुल भी याद रखिएगा। 1833 में ये हो गया। अब क्या हुआ ना, जो मुंबई प्रेसिडेंसी था और कोलकाता आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था, वहां के जो गवर्नर जनरल को जो विधायी शक्ति था, उस विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया कि अब लोग नहीं होगा, क्योंकि सारा शक्ति अब किसके पास, ये भारत के गवर्नर जनरल के पास हस्तांतरित कर दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास हस्तांतरित कर दिया। डाल लीजिए। उसके बाद क्या किया, जो दास उन्मूलन था ना, जो आप लोग देखते हैं 1843 में एलन बोरो के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एलन बोरो। तो सबसे पहली बार डाक उन्मूलन के बारे में 1843 के मतलब 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि दास उन्मूलन को खत्म करना है। ठीक है, कौन सा
एक्ट में 1833 के एक्ट में कहा गया था। और इस एक्ट में क्या कहा गया, और इस एक्ट का सबसे बड़ी बात यह है, इस एक्ट में यह कहा गया कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो विधि आयोग कौन कहिएगा, विधि आयोग। क्यों कि आपको पहली बार हम बोले हैं कि भारत सरकार मतलब ब्रिटेन क्राउन 1757 से लेकर 1833 के बाद जो है 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ा हुआ था, और इसको हर 20 साल में देखते हुए आपको चार्टर एक्ट आता था। 20 साल के लिए कंपनी को आगे बढ़ाया जाता था कि हाँ 20 साल तक आप व्यापार कर सकते हैं, फिर 20 साल तक व्यापार कर सकते हैं। 1833 में भी आया तो 20 साल के लिए ईआईसी का क्या किया, इसको जो है 20 साल के लिए आगे बढ़ाया, मगर वो उस काम का नहीं बढ़ाया जो पहले था ना, जो शक्ति पहले था, क्योंकि एकाधिकार था, एकाधिकार को छीन लिया। चीनी वो सॉरी चाय और चीन को छोड़ करके सारे चीज में खत्म कर दिया ईआईसी। ईआईसी का काम अब व्यापार को छोड़ करके क्या करना था, उसका काम अब राजनीति चीज को संभालना था। अब उसका काम आपका बिजनेस करना नहीं रह गया था ये, और पूरा काम को कौन संचालित कर रहा था, ब्रिटिश क्राउन से संचालित होता था। तो याद रखेगा 1833 के एक्ट में ही आपका कहा गया कि एक विधि आयोग बनेगा। ठीक है, और ये विधि आयोग बना कब, अब विधि आयोग क्यों बनेगा भाई, देखिए आप यहाँ समझिए, विधि आयोग बनेगा और 1934 में ये विधि आयोग बनता है। 1934 का लिखते हैं भाई, 1834 में विधि आयोग बनता है, किसकी अध्यक्षता में, तो मेघालय की अध्यक्षता में। ठीक है, मेघालय को बिल्कुल भी याद रखिएगा, तो मेघालय की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन हुआ 1934 में, और अपना काम करना प्रारंभ कब किया, 1937 में काम करना पड़ा। इसका कहने का मतलब इसको क्या किया, भारत में जितना भी आपका जो भी कानून है, ठीक है, जो भी आपका अपराध होता है, तो इसके लिए टोटल सारे कानून को एक संगे न्याय मतलब एक संहिताबद्ध करने के लिए इस आयोग को कहा गया कि आप पूरे जितना भी कानून है ना भारत का, सारे को एक क्या कीजिए, संहिताबद्ध कीजिए। और ये अपना रिपोर्ट कब सौंपती है, 1950 में, फिर ये 1956 में आपका कहा जाता है, ब्रिटिश जाता है, वहां पे इस पे बहस होता है, और फाइनली 1960 में जो है ये आपका पारित हो जाता है। कौन, आईपीसी। 1960 का लगता है, 1860 में आपका पारित हो जाता है, और 1862 में ये आपका जाके लागू होता है। यानी कहने का मतलब है जो भी आप चोरी कीजिएगा तो आप क्या सजा होगा, आप किसी को मारिएगा तो क्या सजा होगा, आप अगर कुछ गलत काम करते हैं क्या सजा होगा। यानी जितना भी न्याय का चीज है, जितना भी कानून संबंधित चीज है, यही आईपीसी आपको जोड़ा गया था। और पहला क्या सा कहिएगा, विधि आयोग। और विधि आयोग बना था कब, क्या कहिएगा, 1834 में मेघालय के अध्यक्षता में। ठीक है, तो मेघालय को बिल्कुल भी नहीं बैठिएगा, ये मेघालय बहुत काम का चीज है। ठीक है ना, तो पहली बार अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, तब से इसमें संशोधन हुआ, बहुत कुछ हुआ, संशोधन चलता रहा। ऐसा नहीं है कि जैसा अंग्रेज बनाया था वही चल रहा था, इसमें बार बार संशोधन होता रहा, इसमें ये सारा चीज प्रक्रिया होते होते अब तक चल रहा था। और फाइनली अभी इसमें क्या कर दिया, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि जो भी आपका जो है आईपीसी है, उस आईपीसी को आप खत्म कर दीजिए। रहेगा तो बहुत सारा कानून वही, ऐसा नहीं है, मगर वो जो सेक्शन है, जो धारा है, वो धारा आपका उलटफेर हो जाएगा। पहले 420 की जगह आप कुछ और हो जाएगा, आपका 372 की जगह कुछ और हो जाएगा, उसके जगह कुछ और हो जाएगा। तो इसमें मेन खासियत क्या है ना, कि ये अमेरिका में जो वहां का जो न्याय संहिता है, अमेरिका का जो आपका पीनल कोड है, वहां के तरह का कहानी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखिएगा, आप छोटा मोटा अब जो अपराध कर रहे हैं, अब जो छोटा मोटा अपराध कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, छोटा मोटा अपराध के लिए पहले जेल का सजा था। ठीक है, पहले सजा दिया जाता था बहुत जबरदस्त, अभी नहीं है। अभी इसको क्या कर दिया ना कि आप छोटा मोटा अपराध के लिए कुछ नहीं, आपको 24 घंटा तक आपको सजा दिया जाएगा, या जेल दिया जाएगा, या 1000 रुपया दीजिए, छोटा मोटा। यानी आप अगर 1000 से कम तक का कोई काम करते हैं, यानी 5000 क्या मतलब है कि 5000 से कम तक का कोई चोरी चमारी करते हैं या कुछ छोटा मोटा अपराध करते हैं, तो पहले की तरह आपको सजा नहीं दिया जाएगा। कोई सामुदायिक कार्य, अब सजा में ना सामुदायिक कार्य को जोड़ दिया गया। सामुदायिक कार्य का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि आप किसी का क्या कर लीजिए, 5000 से कम का कुछ चोरी कर लीजिए, वो जाके केस कर दिया, तो वो क्या करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां लेके जाएगा, जो भी है, जो भी आपका सुनेगा सुनवाई, तो वो क्या कर सकता है ना, आपको सामुदायिक मतलब आपको सजा दे सकता है। सामुदायिक सजा का आपको कहेगा कि जाइए फलाना वृद्धाश्रम में आप 3 महीना तक काम कीजिए, या 10 दिन तक काम कीजिए, या फिर चाहिए वो वहां पे उस रोड को साफ सुथरा कीजिए। ठीक है, ये इस तरह का सजा दिया जाएगा छोटा मोटा अपराध के लिए। पहले ये चीज के लिए बड़ा था, ये पहला एक पक्ष, बहुत बड़ा अच्छा पक्ष है ये, इसको आदमी को बिल्कुल भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा में, आपका भारतीय न्याय संहिता में। आपको दूसरी बात क्या है, जो महिलाएं है ना, महिला जो 18 वर्ष के कम की महिला है, अगर उसके साथ आप कुछ गलत संबंध बनाते हैं, ये ठीक, या फिर उसको लालच दे करके, झांसा दे करके, अपना पहचान छुपा करके उसके साथ कुछ गलत करते हैं कोई भी महिला के साथ, तो आपको क्या है ना, पहले मृत्युदंड था, मृत्युदंड है। ठीक है, बहुत गड़बड़ हो गया है, समझे। तो कोई भी आदमी को गलत कृत्य नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, पहले जो है आपका राजदरों का बात था। ठीक है, राजदरों का मतलब कि राजदरों, अब राजदरों नहीं है, अब इसमें क्या कर दिया, राजदरों को हटा दिया, राजदरों को हटा करके अब क्या कर दिया, राष्ट्र की एकता अखंडता कर दिया, कि अगर राष्ट्र का एकता अखंडता पे कोई भी खतरा होगा
तो वो आदमी पे मुकदमा चलेगा। पहले राजद्रोह का मुकदमा चलता था और उसके साथ बहुत जो है लंबा समय तक होता था, और ये क्या होता था ना, उसको 10 साल का सजा मतलब उम्र कैद होता था। अब उम्र कैद क्या है ना, 10 आपको 7 साल तक काम भी करा सकते हैं। अगर दूसरा पक्ष है, अगर वो कम कर देता है तो ये भी आप कर सकते हो उम्र। अब इसमें क्या है ना, इसमें फांसी की सजा को खत्म कर दिया गया है, ये भी समझ लीजिए। 2-3 पक्ष सही है। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है ना, जो आपका आतंकवादी है ना, आतंकवाद सबको डिफाइन कर दिया गया है कि आतंकवाद होगा महिलाओं पे हिंसा उनसा जो भी चीज है, ये सारा चीज आपका मेन इस पे जोड़ा गया है, इस पे रखा गया है। तो ये अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा कि अभी से शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा बुक है, इतने बड़े समझिए, जो लॉ का स्टूडेंट होगा, जो वकील होगा, या जो अब जुडिशरी का जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग है। सारा चीजें उलटफेर हो गया, उसको नया नया नोट बनाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो अब आईपीसी का नाम क्या हो गया है, तो बीएनएस हो गया। तो यहाँ पे कुछ चीज का नाम है, उसको आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, तो संसद में पारित क्या है, अब बीएनएस का नाम क्या हो जाएगा, मतलब आईपीसी का नाम यानी इंडियन पेनल कोड का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा हम लिख दिए, भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक का नाम आईपीसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ सीआरपीसी का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 हो जाएगा। ठीक है, सीआरपीसी। और ये सीआरपीसी आपका आया था कब था, तो क्या कहिएगा, ये देखिए सीआरपीसी हो या आईपीसी हो या फिर आपका क्या बोलते हैं एविडेंस एक्ट, सब 1800 का कानून है। आपका आईपीसी बताया ना 62 में लागू हुआ था, सीआरपीसी आपका 98 लागू हुआ है, और आपका एविडेंस एक्ट 1872 में आया था। ठीक है, तो ये पुराना नाम है, इसका नाम को हम बता देते हैं आपको कि अब नया पुराने नाम को नया नाम क्या होगा। तो आईपीसी का नाम अब क्या हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। सीआरपीसी का नाम अभी अब क्या हो जाएगा, तो नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा। अब उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका ये इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम क्या हो जाएगा भाई, हाँ इसका नाम हो जाएगा, कहाँ है भाई, भारतीय साक्ष्य संहिता द्वितीय विधेयक। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बीएसएस। ठीक है, भारतीय बीएसएस हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य संहिता हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, बीएनएस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका बीएनएस हो गया ना, बीएस आपका बीएसएस, ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हो जाएगा, बीएनएसएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा कि सीआरपीसी का नाम बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा, आईपीसी का नाम आपका बीएनएस यानी भारतीय नागरिक संहिता हो जाएगा। ठीक है, सॉरी न्याय संहिता हो जाएगा। तो थोड़ा सा नाम सब थोड़ा लंबा लंबा है, देख लीजिएगा, बहुत जरूरी बात बताए हैं, ये आपको कोई भी एग्जाम में पूछ देगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, कि कौन सा कानून किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए इसको थोड़ा पढ़ के सुना देता है, क्योंकि लिखा जाता है बहुत मेहनत से, तो थोड़ा पढ़ के भी सुना देता है। नए बिल में सामुदायिक सजा के प्रावधान, मतलब जो नया जो आपका बिल आया है, वही जो 3 बिल आपराधिक कानून है, वही आपका बीएनएस बीएसएस, ठीक है, और बीएनएसएस, ये तीनों में क्या कहा गया है कि सामुदायिक सजा का प्रावधान किया गया है। छोटे मोटे अपराध जो होंगे, नशे में हंगामा करना, 5000 से कम का चोरी करना, और 24, तो ये सब मतलब जो छोटा मोटा हंगामा है, ये डिफाइन किया है कि अगर आप नशा पी के हल्ला गुल्ला करते हैं, नहीं लोग नशा पी के हल्ला गुल्ला करते तो पहले जेल में डाल दिया करता था, अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर नशा पी के मतलब नशा वशा करके किसी के घर के आगे आप हल्ला कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो आपको कोई इस तरह का साथ 24 घंटे का ही सजा दिया जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं किया जाएगा, या सामुदायिक कोई काम दे दिया जाएगा कि जाओ। और इस तरह का ये कानून ये सब चलता कहाँ है, अमेरिका का थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, 24 घंटे की सजा दिया जाएगा और 1000 जुर्माना लगाया जा सकता है। सामुदायिक सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इन अपराधों के लिए जेल की सजा सुनाई जाती थी, इस बार यूएसए से लिया गया। ठीक है, ये 12 चीज जोड़ा गया। बिल में गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा की बात कहा गया है। ठीक है, अगर गैंग रेप करते हैं तो 20 साल का सजा होगा। ठीक है, या आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद 18 साल से कम आयु के लड़की से दुष्कर्म करने पर आपको आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है, जो आपको बोल दे। राजद्रोह का कानून को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसमें अखंडता जोड़ा, राष्ट्र की एकता अखंडता जोड़ा गया। मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब मृत्युदंड नहीं होगा, आजीवन कारावास होगा। ठीक है, साथ ही आजीवन कारावास को 7 साल की सजा में बदलने का भी प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया की गई। इसमें जानते हैं मॉब लिंचिंग में आपको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। अगर आप मॉब लिंचिंग करते हैं तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। बीएनएस में यानी भारतीय नागरिक संहिता में क्या है, आतंकवाद की व्याख्या भी की गई है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज याद रखेगा, मॉब लिंचिंग, बीएनएस में आतंकवादी, ठीक है, और 18 साल से कम उम्र की महिलाएं के साथ अगर आप दुष्कर्म करते पकड़ा जाता है तो आप फंस जाइएगा। छोटा मोटा जो भी आप अपराध करते हैं उसके लिए पहले बहुत कड़ा कानून था, अब कड़ा कानून नहीं है। अगर कोई शराब पी के हल्ला करता है, आपके अगल बगल में जाइए और उससे काम करवा दीजिए। बोलिए कि कोई भी सामुदायिक कार्य है, जाके कीजिए, जाइए भाई फलाना जो है समय से जो फलाना आदमी कोई गरीब आदमी है या फिर कोई लाचार आदमी है, जाइए उसका हेल्प कीजिए। ठीक है, इस तरह का उससे काम ले सकते हैं। पहले जेल भेजा जाता था। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका प्रावधान है। इस प्रावधान को बिल्कुल भी आपको जानना है। ये 3 को जो है आपराधिक कानून आपका चेंज हुआ है, इस आपराधिक कानून को आपको जानना
बिल्कुल भी जरूरी है, नहीं जानिएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं, है ना। चलिए आइए, तो ये कब कब कहां से पारित हुआ इसको देख लीजिए। 20 दिसंबर को जो लोकसभा से पारित हुआ था, ठीक है, और 21 दिसंबर को राज्यसभा से। अगर आपको बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा कानून है, तो आपको पूछ देगा कि लोकसभा से कब पारित हुआ था, तो 20 दिसंबर से, और राज्यसभा से कब पारित हुआ था, 21 दिसंबर से। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो आईपीसी अब क्या हो गया, फिर से आपको एक बार, आईपीसी का नाम अब क्या हो जाएगा, 1860 वाला क्या कहिएगा, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा, बीएनएस याद रखिएगा, बीएनएस बिल्कुल भी। अब सीआरपीसी का नाम क्या हो जाएगा, सीआरपीसी का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या क्या कहिएगा, बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस हो जाएगा, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम क्या हो जाएगा, बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बीएनएसएस की सीआरपीसी का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट का नाम बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। तो ये तीन आदमी के तीन विधेयक है, तीनों को याद रखना है। 20 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ था, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ है। मेरे हिसाब से इतना आपको बहुत ज्यादा हो गया है। अगर कोई भी आप वनडे एग्जाम का तैयारी करता है, कोई भी आप कमीशन का तैयारी करते हैं, काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको अपने ठेठ भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम भी किताबी भाषा में बोल सकते हैं, लिख के ला सकते हैं, मगर नहीं लाते हैं। कारण क्या है ना, वो बस उसी तरह से, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़े, तो मालूम है, वो उसी तरह से रह जाता है। जो काम आपका 5 मिनट में होगा, वो काम वो 25 मिनट में जाता है, ठीक है। तो अपने लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, अभी जो आपका अभी जो नई शिक्षा नीति आया 2020, अब देखिए कस्तूरी रंगन आया ना 2020 में जी, तो उसमें देखिए क्षेत्रीय भाषा को बोला कि क्षेत्रीय भाषा में कीजिए, क्षेत्रीय भाषा में चीजों को कीजिए। लड़का आदमी बेहतर समझता है। आज के डेट में मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय भाषा में आपका शुरू हो गया है क्या, मेडिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दिया, एनआईटी क्षेत्रीय भाषा में, समझ रहे, हिंदी में किया पहली बार मेडिकल, एमपी में, समझ रहे ना आप लोग। तो अपने भाषा को, कोई भी चीज में है ना, अपने भाषा से में अपने हिसाब से समझने का प्रयास कीजिए कि ये बात क्या है, बीएनएस क्या है, बीएसएस क्या है। आप किताब के भाषा में पढ़िएगा, पढ़ते रह जाइएगा, समझते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर एग्जाम के समय में जाइएगा, फिर हड़बड़ा जाइएगा। तो पहले समझ लीजिए, बुझ लीजिए, फिर अपने भाषा से लिख लीजिए, होगी आपका तैयारी। आप रिटन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठोक सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग कल नई